हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आज हम एक ऐसे मेहमान को लेकर आए हैं जिनकी तारीफ करते आप थकते नहीं हैं। फिल्म चाहे हिट हो, सुपर हिट हो, ब्लॉकबस्टर हो या फिर फ्लॉप ही क्यों ना हो, इनके काम की तारीफ किए बिना उस फिल्म को रिव्यू किया ही नहीं जा सकता है। द रिव्यू वुड बी इनकम्प्लीट। कहने का मतलब है फिल्म कैसी भी हो, इनका काम A1 होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक्टर पार एक्सलेंस नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। तो लेट अस वेलकम नवाज भाई। नवाज भाई, आपका कोमल नाहटा ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कोमल जी, थैंक्स अ लॉट। तो नवाज भाई, कैसे कट रही है जिंदगी? जिंदगी बहुत अच्छी कट रही है और मैं इस वक्त ये मसूरी रोड पे हूँ और बड़ा मजा आ रहा है। यहीं पे सब नरेशन वेशन सब यही चल रहा है, तो बहुत अच्छा। अच्छा वेदर भी है, तो बस एंजॉय कर रहा हूँ। मगर इस प्रकार का नरेशन जूम कॉल पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज टू थे आप या इन दिनों यूज टू हो गए हैं? यूज टू हो गए, पहले तो नहीं थे खैर, बट हम्म। अब फाइनली चूंकि जैसी कंडीशन है, रियलिटी है जो है उसको फेस करना ही पड़ेगा, तो अब आई एम कम्प्लीटली यूज टू नाउ। मगर वो पर्सनल टच को मिस नहीं करते हैं? हाँ होता है, डेफिनेटली होता है, हम्म। क्योंकि जब सामने होते हैं, नोरेशन होता है, बातें होती है, तो काफी कहीं ना कहीं वो पर्सनल टच तो फील होता ही है और उसका अलग ही एक तरीका होता है, बट इट्स ओके, ये भी ठीक है, जरूरत के हिसाब से। तो आप जी, कंप्लेन करने वालों में से नहीं लगते मुझे। मैं नहीं कंप्लेन करना चाहता हूँ आपके जिंदगी में, ये मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि लाइफ में कभी कंप्लेन नहीं करना। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि आपने ये सीख लिया? जब हम लोग स्ट्रगल करते थे तो बहुत सारे लोग बोलते थे यार काम नहीं मिलता, ये है वो है, इस तरह की बातें, तो बट एक किसी सीनियर एक्टर ने मुझे बोला कि यार ये जो कंप्लेन करते हैं ना, कंप्लेन मत करो, ट्राई करो, करते रहो, यही लाइफ होती है। लाइफ ये नहीं कि एक दिन आपको काम मिल जाएगा और उसके बाद भी कंप्लेन करोगे। अगर काम मिल जाएगा आप स्टार भी बन जाएंगे, अगर नेचर आपका कंप्लेन करने वाला है तो भी आप कंप्लेन करते रहोगे तो कभी जाएगा नहीं। जैसे इन दिनों बॉलीवुड में कुछ लोग कंप्लेन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, हालांकि वो उनको बहुत कुछ दिया है बॉलीवुड ने। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, वो कहते हैं ना, जैसे जब भी कोई इंसिडेंट होता है ना, जितने लूजर्स हैं सारे इकट्ठे हो जाते हैं कंप्लेन करने के लिए। यस। और ये तो इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उस पर भी कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब सारी सीमाएं पार कर दी। एग्जैक्टली देखो क्या है ना कि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में हजारों लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए और बहुत सारे लोग स्टैब्लिश भी होते हैं और हर फील्ड में होते हैं, चाहे डायरेक्शन में हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे सिंगिंग में हो। हर अब इतने सारे लोग आते हैं, इंडस्ट्री इतना सब कुछ देती है, अगर उसके बावजूद भी एहसान फरामोशी हो तो वो बहुत ही अजीब सा लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे ये बोलिए, जब आप इतने स्ट्रॉन्ग व्यूज होल्ड करते हैं और आप जैसे, मैंने इंडिविजुअली बहुत लोगों से, स्टार से, फिल्म मेकर से, इंडस्ट्री के दूसरे लोगों से बातें की हैं, सब इतने स्ट्रॉन्ग व्यूज होल्ड करते हैं, कभी आपने सोचा है कि इंडस्ट्री ने मिल के, एकजुट होके कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? आई थिंक इंडस्ट्री हर चीज पे स्टैंड लेती है। जब भी कोई आपदा आती है हमारे देश में, आई थिंक इंडस्ट्री के लोग सबसे आगे खड़े होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत डोनेट भी करते हैं, हर तरीके से हेल्प करते हैं। आई थिंक मुझे नहीं लगता हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी इतना कोई सपोर्ट करता होगा जितना हमारी इंडस्ट्री सही में किया बात है। जाता है। सही बात है। हम्म। फिर इस मामले में क्यों यूनिटी नहीं दिखाई? किस मामले में? जो हो रहा है, बॉलीवुड की निंदा हो रही है, बॉलीवुड के बारे में अनाप शनाप बोला जा रहा है, बॉलीवुड माफिया है, बॉलीवुड डॉन्स की है, बॉलीवुड में मर्डर्स होते हैं, बॉलीवुड में ड्रग्स 99% लोग लेते हैं, इसमें बॉलीवुड क्यों नहीं एक होके खड़ा हो रहा है? वो तो मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, बट आई थिंक खड़ा होना चाहिए। सबको एकजुट खड़ा होना चाहिए। जिस तरीके से ब्लैक होल करके दिखा दिया इंडस्ट्री को, वो बहुत ही हम्म। अनफॉर्चुनेट है। और हम्म। कहते हैं ना, हमारा जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, वो इतना घुस गया है ना लोगों के ब्लड में, तो उसके बिना बात अधूरी है आज की डेट में। तो अभी मुझे लगता है कि बॉलीवुड का इतना इम्पैक्ट है ना लोगों पे, हर आदमी सिर्फ वही वही बात करता है। चाहे वो आप कल्चरली ले लो, चाहे आप शादियों में ले लो, चाहे फैशन में ले लो, हर चीज में मतलब बॉलीवुड इतना घुसा हुआ है, तो हर आदमी बॉलीवुड की बात करता है। वो तो जब घुसा हुआ तो करेंगे, जब क्या करें। सही बात है। तो इन दिनों आपने कोई फिल्म साइन की है, यानी हामी दी है किसी फिल्म के स्क्रिप्ट के लिए? जी, एक दो फिल्में हैं अभी, उन पे सिर्फ अभी लाइक
थोड़ा सा चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ा इधर उधर हो रही है, और फाइनली वो हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी उनके हिसाब से, तो फिर फाइनली अब उसको साइन करेंगे और ऑफिशियली बताऊंगा अनाउंस। कि भाई ये फिल्म कर रहा हूँ, हाँ अनाउंस कर। जी। करेक्ट करेक्ट। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं। नवाज भाई, एक समय था जहां पर आपको शायद स्क्रिप्ट भी नहीं सुनाई जाती थी, छोटे छोटे रोल्स मिलते थे, और आज का टाइम है जहां पर आप ना सिर्फ स्क्रिप्ट सुनते हैं, लेकिन सजेस्ट भी कर सकते हैं कि ये चेंज करो। मैं नहीं कहता हूं कि आप डिक्टेट करते हैं, शायद आप उन एक्टर्स में से है भी नहीं, लेकिन अगर आप सजेस्ट भी करें, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट की समझ है, क्योंकि आपने अपने टाइप का सिनेमा किया है, तो ये कंपेयर कैसे करते हैं? एक दौर जहां पर आपको स्क्रिप्ट सुनाई भी नहीं जाती थी, छोटा सा रोल है, कर लो, और अब स्क्रिप्ट सेशन आपके लिए होता है एंड आपके सजेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। शुरू से हर चीज की अपनी एक प्रोसेस होती है। जब शुरू में आए थे कौन मतलब सजेशन लेता, क्योंकि हम लोगों को भी प्रूव करना था कि भाई हम एक्टर हैं, है ना। तो इतना ज्यादा लोगों को कैसे विश्वास कैसे होगा, डेफिनेटली करेक्ट। हमें कुछ ना कुछ प्रूव करना पड़ेगा। और धीरे धीरे बनती है, विश्वास बनता है लोगों का आपके ऊपर। तो वो प्रोसेस है, एक लंबी प्रोसेस है, और उस प्रोसेस तक अपने आप को बहुत ही पेशेंस रखना चाहिए। और ये तो है नहीं कि भाई टारगेट लेके आते हैं 2 साल में अगर मैं स्टैब्लिश हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा काम कर लूंगा। वो आर्टिस्ट तो नहीं होता, आर्टिस्ट तो पूरी जिंदगी के लिए होता है। और टेम्परामेंट भी होता है, कहते हैं ना कि आर्टिस्ट एक टेम्परामेंट होना चाहिए आर्टिस्ट का। तो वो करेक्ट। जिसमें पेशेंस, ये वो सब्र, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, और हार्ड वर्क ये सब होता है। तो करते जाओ, जरूरी नहीं मिले ना मिले, लेकिन हमारा काम है कोशिश करते जाना। सही बात है। तो अच्छा लगता है जब अब इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ गई है। हाँ, इम्पोर्टेंट, अच्छा, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है कि आप जो बोलते हो उसको सीरियसली सुना जाता है। तो हम्म। भले ही उसके बाद वो उनकी मर्जी है, वो उस चीज को माने ना माने, बट अच्छा तो लगता है ऑफ कोर्स कि थैंक गॉड आज आपकी ओपिनियन की एक वैल्यू करता है। मतलब नॉट डायरेक्टर, बहुत सारे लोग आपके ओपिनियन को मैटर करते हैं। इस चीज को लेकर खुशी होती है कि थैंक गॉड हम, क्योंकि ऐसी जगहों से हम आए हैं जहाँ कोई पूछता तक भी नहीं था, तो फाइनली एक इम्पोर्टेंस, किसी भी इंसान को एक इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो अच्छा लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि आप क्या कह रहे हैं। बहुत सोच समझ के कहना पड़ता है आजकल तो वैसे भी। करेक्ट करेक्ट। एक जब मुकाम पर पहुंच जाता है इंसान, और खासकर बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड के सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों दीवाने हैं, स्टार वर्शिप, हीरो वर्शिप होती है, ऐसे में अपने आप को बैलेंस्ड रखना, हवा में ना उड़ना, ये कैसे आप अचीव कर पाते हैं? डिफिकल्ट होगा, बिकॉज बहकावे में आके कुछ भी हो सकता है। कैसे आप बैलेंस्ड रहते हैं? सी, अगर आप अपने आप को बहुत सीरियसली ले लेते हैं कि मैं तो स्टार हो गया हूँ, तो वो बैलेंस बिगड़ने का बहुत डर रहता है, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। अगर आपने ये सोचा कि मुझे काम करते जाना है, नो मैटर वो चाहे कल कल वो फ्लॉप हो या हिट हो, मेरा काम है नई नई चीजें ढूंढना, डिस्कवर करना, उनको एग्जीक्यूट करना। अगर आपका फोकस सिर्फ इस चीज पे है, तो आई थिंक वो बैलेंस बना रहता है। जहाँ पे आपकी फिल्म हिट हो गई और आप मतलब उसमें आ गए, तो और उसका मजा लेने लगे, ऑफकोर्स मजा ठीक है, अच्छा अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है हिट होती है, बट एट द सेम टाइम मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका फोकस, जैसे मुझे अच्छा लगता है फिल्म की प्रोसेस में, बहुत अच्छा लगता है जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि ये अप टू द मार्क हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। जो जो वो जो प्रोसेस होती है वो बहुत फैसिनेट करती है मुझे, जहाँ मैं कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, और मेरा सिर्फ जो है फोकस सिर्फ उतना ही रहता है। उसके बाद फिल्म क्या होगा क्या है, वो मेरा काम नहीं है। वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, फाइनेंसर, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनका काम है। मेरा काम खत्म हो गया, मैंने ऑनेस्टी के साथ कोशिश करके एक ट्राई किया है। लेट्स सी, अब तो आपके ऊपर है, मतलब ऐसे। फिर भी बिल्कुल सही है, ये तो प्रोसेस, जब आप शूटिंग कर हाँ, रहे हैं, फिल्म बन रही है तब। फिर भी जिस दिन फिल्म रिलीज होती है, यहां पर हर चीज सक्सेस से मेजर की जाती है। ये दुनिया का दस्तूर है, कितनी सक्सेसफुल है या कितनी सक्सेसफुल नहीं रही, कितनी बड़ी फ्लॉप है, कितनी बड़ी हिट है, ये सब बहुत मायने रखते हैं। तो रिलीज के दिन एक एंजाइटी होती है, डर रहता है, या फिर आप उन सब से परे हैं?
फ्रैंकली मैं अगर अंदर से इंटरनली अगर मैं देखूं, मेरा काम खत्म हो जाता है और मैं दूसरी फिल्म की तलाश में या दूसरी चीज की तलाश में लग जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उस पर मैं फोकस करके या वो उसका कोई फायदा नहीं होगा एक्चुअली। मेरे हाथ में है कि मैं अच्छी एक्टिंग कर सकूं, वो मैं कोशिश करता हूँ। और चूंकि बाकी अगर मेरे हाथ में होती चीजें तो मैं उसको भी कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है तो मैं क्यों उस पर फोकस करूं, क्यों अपना समय बर्बाद करूं, अपना दिमाग खराब करूं, अपनी परेशान हूं उसके लिए, है ना। मुझे मजा आ जाता है कि जिस दिन मेरा डायरेक्टर बोल देता है यार ये बहुत अच्छा सीन हुआ, इसकी उम्मीद नहीं थी, तो ऐसे ही सीन था बट अच्छा हो गया ये सीन। आई थिंक वो मेरी मेरी लाइफ का सबसे बेहतर दिन होता है। इतना ही रखना चाहिए। मैंने कई बार कोशिश की, जैसे आप बोल रहे हैं कि फिल्म के बाद, फिल्म जब रिलीज हो जाती है, हिट या फ्लॉप उसका असर होता है, कई बार होता था। फिर फाइनली मैंने सोचा कि मैं क्या हूँ, मैं एक्टर हूँ ना, मैं मेरा काम ही इतना ही है, उतना ही तक तो मैंने अपने आप को ऐसे ट्रेंड कर लिया कि एक फिल्म खत्म हुई, बाय बाय राम राम, आगे बढ़ो, नए कैरेक्टर की तलाश में निकलो, उतना ही रखा मैंने। अब तो तलाश की भी जरूरत नहीं होगी, स्क्रिप्ट्स और कैरेक्टर्स आपकी तलाश में आपको ढूंढ लेते होंगे। उसमें थोड़ा सा एक खतरा रहता है कि अगर लोग जैसे कहते हैं ना कि आपको देख के लिखा जा रहा है, उसमें थोड़ा सा डेंजरस होता है, यानी कि आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से लिखा जा रहा है वो, विच इज रॉन्ग ओ, एब्सोल्युटली। मैं हाँ, चाहता हूं कि मैं जिसकी उम्मीद ना हो ऐसा रोल मुझे दिया जाए, और वो मैं मेरे सामने मुझे अनकंफर्ट जोन में डालू जितना भी डाल सकते हो, तो उसमें मुझे मजा आता है। बजाय इसके कि अच्छा ये ऐसा रोल है, ये नवाज कर लेगा उसके लिए लिखते हैं, या नवाज ऐसा करता है उसके लिए लिखो ऐसा रोल, तो वो मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत डेंजरस हो सकता है। और ऐसी बहुत सी फिल्में आपने ठुकराई होगी, ऑफर्स ठुकराए होंगे कि वही करने को कहा कहा जा रहा है आपको जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जी बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार हुआ है हम्म, ऐसा कि यार ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, फिर क्यों करवा रहे हो, तो कुछ और हम्म। नवाज भाई बिल्कुल आपके जैसा, आप कर सकते हैं इसको, मैंने ये तो मैं कर सकता हूँ, मेरे से ऐसा करवाओ जो मेरे से जिसकी उम्मीद ना हो। करेक्ट, बिल्कुल सही। एक एक्टर जो नॉर्मली आर्ट फिल्म्स या छोटे छोटे रोल से बड़े रोल्स में आता है, जी हमेशा नहीं लेकिन काफी बार ऐसे होता है, फिर उस एक्टर को, खासकर अगर ट्रेडिशनली हीरो लुक्स ना हो जैसे आपके नहीं है, फिर क्या होता है, ये इंडस्ट्री आपको स्लॉट कर देती है और मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, आर्ट सिनेमा, क्लास फिल्म्स, उसमें आपको धकेला जाता है। आपने उस प्रकार के रोल्स किए और धीरे धीरे करके अब सेंट्रल कैरेक्टर्स, हीरो के रोल्स एंड कमर्शियल फिल्में, ये सब आपने मतलब बहुत समझदारी से ये सब अपना बना लिया। ये जर्नी कैसी थी? ऑफ कोर्स शुरू में आपको, आपके पास चॉइस नहीं होती, जैसा आपको मिलेगा वैसा करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा 1 मिनट का रोल था सरफरोश में, हम्म, तो मेरा ये था कि 1 मिनट में, चूंकि मैं ट्रेंड था, मुझे चीजें आती थी, तो मेरा ये था कि 1 मिनट में भी मैं, मेरे अंदर काबिलियत अगर ऐसी है कि मैं 1 मिनट में रोक दूं ऑडियंस को कि देखे कि ये कौन था, ये जो अभी गया ब्लिंक एंड मिस टाइप में जो हुआ, ये था कौन, ये तो उतनी एबिलिटी हम मतलब वो करके आए थे कि भाई इतना तो ट्रेनिंग और ये सब करके आए थे। तो शुरू में चॉइसेस नहीं थी, धीरे धीरे करते गए। और कभी भी ये मेरे ख्याल में नहीं आया कि मैं एक दिन मैं स्टार बनूंगा या मैं हीरो बनूंगा, मैं ऐसा कुछ सुपर स्टार बन जाऊं। मेरा ये था कि मुझे अगर 2 मिनट का भी रोल मिलेगा, लेकिन वो इतना ट्रुथफुल होना चाहिए थी, ऑनेस्टी उसमें होनी चाहिए, ये मेरा टारगेट रहता था। तो बजाय वो चीज सोचने के मैं इस चीज पे चला, ये करता गया हम्म। करता गया। और लोग, ऐसी बात नहीं कि लोग उस चीज को, लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि यार इसने कुछ तो सही किया है डेफिनेटली। और एक छोटे से रोल से फिर 2 मिनट का रोल मिला, फिर 4 मिनट का मिला, फिर 10 मिनट का मिला, ऐसे ऐसे करते करते फाइनली टाइम तो लगा, बट वो ठीक था, टाइम लगा। और मैंने, और फिर फाइनली मेरे पास इस तरह की चॉइसेस आ गई कि भाई मुझे अब इस तरह के रोल करने, मुझे कमर्शियल फिल्में भी करनी है, लेकिन वो इस तरह के कैरेक्टर होने चाहिए, नॉट टाइगर श्रॉफ टाइप, बट अगर मैं हीरो हूँ फिल्म में, मैं भी हीरो हो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए फिल्म्स अलग फिल्में होनी चाहिए। आज के दौर में ऐसी अलग फिल्में बन रही है, शायद अगर आप 20-25 साल पहले आपका ये समय होता, शायद इतनी सारी फिल्में नहीं मिलती आपको। शायद ये भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ये भी है कि मेरे जैसे बहुत सारे और भी लोग थे जो डायरेक्टर थे, राइटर थे, जो अपनी तरह की फिल्में बना, कहते हैं ना कि अगर आप सोच लेते हैं तो कोशिश कहीं से भी शुरू हो जाती है।
मेरे ख्याल से क्या? 10-15 साल पहले बहुत सारे डायरेक्टर्स और राइटर्स ने ये सोचा कि यार ये जो कमर्शियल फिल्में ठीक हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का भी सिनेमा बनना चाहिए। तो उन्होंने करेक्ट। बनाना शुरू किया। हम्म अगर वो पहले सोच लेते तो शायद वो पहले भी हो जाता, बहुत पहले भी सोचा गया था नसीर भाई के टाइम पे, बट वो इतना हम्म। सक्सेसफुल, कमर्शियल इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। नहीं हुआ, यस। बट राइट नाउ के 10-15 साल से जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा और उसमें हमारे जैसे हीरोज बन के मतलब लीड रोल में आ रहे हैं, तो ये भी एक शुरुआत है, मतलब हो गई, और वो सक्सेसफुल भी हुआ एट द सेम टाइम। तो कहते हैं ना कि जैसे एक 16th सेंचुरी में जहां से भी जो भी निकल रहा था वो इंटेलिजेंट, और मतलब लाइक शेक्सपियर भी था, माइकल एंजल भी थे, और इधर एक से एक राइटर्स, पेंटर्स, थिएटर राइटर्स, इस तरह के सब लोग निकल लेते। वो एक टाइम होता है जहाँ पे माहौल बनता है और चीजें क्रिएट होती हैं। मेरे ख्याल से 15 साल पहले ऐसे ही हुआ, हर आदमी अपनी मर्जी की फिल्म बनाना चाहता है। सही बात है, सही बात है। तो कभी आपने ये सोचा था कि इस मुकाम पर पहुंचेंगे? ऑफ कोर्स जब स्टार बनने आए, एक्टर बनने आए, ये सोच के ही आते हैं, लेकिन जब स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, कभी सोचा था कि ये दिन भी आएगा? नहीं कोमल जी, सच बताओ, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मेरे ऐसे दिन आएंगे, या मैं स्टार बनूंगा, मैं हीरो बन जाऊंगा। मैं कभी नहीं मैंने सोचा था इस चीज को। मेरा काम था कि यार क्योंकि हालत इतनी खराब थी हमारे दिल्ली में, थिएटर करते थे उसमें पैसा नहीं था, इसलिए भाग के बम्बई आए, सर्वाइवल के लिए आए थे, क्योंकि एक ही काम आता था, एक्टिंग। तो एक्टिंग से हम्म। सर्वाइव कर सके, इतना था बस दिमाग में। कभी ये नहीं सोचा कि ये वक्त आएगा। फोकस सिर्फ इसी चीज पे था कि यार 2 मिनट का भी रोल मिलेगा, उसको भी शिद्दत से करके आएंगे, पूरी मेहनत के साथ करके आएंगे, ये था सिर्फ दिमाग में। वाह, क्या बात है। बोले चूड़िया जो आपके ब्रदर ने बनाई है, उसके जी। बारे में बताइए। वो कंप्लीट है कि थोड़ा शूटिंग नहीं, का काम बाकी है कि क्या है? अभी शूटिंग का काम बाकी है, क्योंकि लॉकडाउन हो गया फिर, तो इसकी वजह से कर नहीं पाए। तो अभी पूरी हम्म। करेंगे, आई थिंक मुश्किल से 10 मिनट का रह गया है उसमें काम। अच्छा। हाँ। ओके ओके। जी। तो तो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की सोच रहे हैं, या सिनेमाज अब तो खुलने की देरी है, बस तो सिनेमाज में ही रिलीज होगी? अब बनाया तो हमने सिनेमा के लिए, बट फाइनली अभी ये प्रोड्यूसर का भी ये हो रहा है कि इसको ओटीटी पे रिलीज करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत पता नहीं कब खुलेगा, क्या है, हम्म। कुछ कह नहीं सकते। तो वो देख रहे हैं, शायद वो ओटीटी पे रिलीज कर दें। ओटीटी से याद आया, आप जो एक ग्रुप ऑफ बैच ऑफ एक्टर्स थे जिन्होंने फिल्मों से वेब सीरीज में भी क्रॉसओवर जल्दी किया, उनमें से आप एक है। तो ये वेब सीरीज की बात कैसे दिमाग में आई? कैसे आपने निर्णय लिया कि ठीक है, फिल्म के साथ मैं वेब में भी काम कर सकता हूँ? मैंने तो सीरीज की है बस, सिगरेट गेम्स, ओटीटी के लिए। करेक्ट। करेक्ट। पहले मैं करने वाला नहीं था, बहुत ज्यादा मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था। हाँ हाँ। मुझे विक्रम मोटवानी ने बोला कि ऐसा बहुत कमाल का रोल है, ऐसा रोल है सिगरेट गेम में, और कर लो आप। मैंने यार ये सीरीज ओटीटी के लिए मैं नहीं करूंगा, ये सब मैं फिल्में करूंगा। तो हम्म फाइनली उन्होंने काफी 1-1.5 महीने तक मुझे चेज किया करने के लिए। तो फाइनली मैंने फिर देखा, पढ़ा, रोल तो अच्छा था। फिर अनुराग आ गए, अनुराग ने भी बोला कि मैं अनुराग डायरेक्ट कश्यप। करूंगा। अनुराग कश्यप को, अनुराग ने बोला मैं डायरेक्ट करूंगा। तो मेरा हम्म। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, फिर फाइनली वो किया मैं। तो मतलब तंग जी। आके आपने हामी दे दी, या एक्चुअली रोल कन्विंसिंग लगा और अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवाने ने आपको कन्विंस किया इसलिए हाँ कहा? मैंने सच बताऊं, मैंने तंग आके बोला, मैंने ठीक है चलो करते हैं यार। आपकी बातों से लगा। लेकिन उसका जो मजा आया करने के बाद, जो मुझे आइडिया नहीं था कि ये इस हाइट पे चला जाएगा, ये मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल। फाइनली जो वो कहते हैं ना कि शेर को खून मुंह लग गया, तो ऐसा हो गया। हाँ। तो इन दिनों वेब सीरीज की कहानियां भी सुन रहे हैं आप? वेब सीरीज की नहीं, अभी मैंने कोई फाइनल नहीं, हाँ सुनी है मैंने कहानियां, बट अभी कोई फाइनल नहीं किया मैंने। अब मैं तो हम्म। यही चाहता हूँ कि जो सेक्रेट गेम से बना, तो थोड़ा उसी के 100% उसी के ऊपर जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो करूंगा मैं। करेक्ट करेक्ट। मगर जब आपने सेक्रेड गेम्स जैसी वेब सीरीज कर ली है, या ऐसी फिल्में कर ली है जिनमें आपके डायलॉग्स तक याद रहते हैं, आपके बोलने का तरीका लोग इमिटेट करते हैं, उसके बाद तो थोड़ा डर भी लगता होगा कि इससे ऊपर अब क्या है? वो बताइए, वो डर रहता है हमेशा? डेफिनेटली हमेशा रहता है, बट यही है मजा इसका। जितना मैं कहता हूँ, वही वही डिस्कवर करने में वही मजा आता है। जब मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर की थी, तो मुझे लगा कि अब गैंगस्टर हो गया मेरा, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं सिगरेट गेम इसलिए मना कर रहा था।
तो फाइनली मुझे अनुराग ने बोला कि इसके ऊपर लेके जाएंगे इसको, मैंने इसके ऊपर कैसे जा सकता है कि एक आदमी, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीजें सिमिलर हो जाएंगी। एक्टर को अपने डर रहता है ना कि कहीं एक चीज में बंध ना जाए, तो और इसके ऊपर जा ही नहीं सकता वो, क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर अल्टीमेट गैंगस्टर वाली, मेरे लिए अल्टीमेट गैंगस्टर वाला मैंने कर दिया, तो अब क्यों करूँ मैं? तो फाइनली धीरे धीरे जो प्रोसेस जब स्टार्ट हुई तो आई रियलाइज के हाँ कुछ कुछ तो अलग हो रहा है, कुछ तो डिफरेंट हो रहा है। कहने को तो दोनों गैंगस्टर हैं, बट एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो ये एक फायदा होता है जब आपके पास चैलेंज आता है और आपको लगने लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं है, तो आई थिंक उसका सिर्फ एक ही तरीका है, यू हैव टू लाइक फाइंड आउट समथिंग न्यू, डिस्कवर करो, और उसमें जितनी कोशिश हो सकती है, जितनी प्रोसेस हो सकती है वो अप्लाई करो, तो कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। नवाज भाई, आपने इस सवाल के जवाब में एक बहुत अच्छी बात कही कि एक्टर को हमेशा डर रहता है, वो कुछ ना कुछ नया ढूंढता है। ये तो एक एक्टर, एक क्लास ऑफ एक्टर्स की थिंकिंग है। दूसरी तरफ इस इंडस्ट्री में ऐसे भी एक्टर्स हैं जो एकदम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं और उसी टाइप के रोल्स में फिल्में ढूंढते हैं। और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है, ये इंडस्ट्री स्टार्स चलाते हैं, स्टार्स सबसे कमांडिंग पोजीशन में होते हैं, समटाइम्स मोर देन डायरेक्टर्स आल्सो। फिर ऐसे क्यों अलाउ करते हैं स्टार्स कि वो टाइपकास्ट हो जाते हैं? अगर स्टार्स का इतना बोलबाला है तो टाइपकास्ट तो कोई होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये कुछ पैराडॉक्स नहीं है कि एक तरफ स्टार्स का बोलबाला है, दूसरी तरफ स्टार्स को टाइपकास्ट किया जाता है, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं? आई थिंक स्टार्स का डिपेंड करता है बिजनेस पे, क्योंकि लोग जो देखना चाहते हैं उसकी अदाएं देखना चाहते हैं, और वो कुछ बदलेगा तो शायद लोग ना देखें उसको। तो इसलिए स्टार सबसे बड़े टाइपकास्ट होते हैं, स्पेशली जो सुपर स्टार्स जो होते हैं वो सबसे टाइपकास्ट होते हैं। एक तरह का रोमांस करना, उनका उसी तरह के अच्छे कपड़े पहनना। जैसे मोलियर के प्ले में, मोलियर 16th सेंचुरी फ्रेंच राइटर थे, उनके प्ले में क्या होता था, कैरेक्टर जो होते थे सेम होते थे, बट प्ले में स्टोरी लाइन बदलती रहती थी, कैरेक्टर सेम थे। तो वही हमारा सिस्टम है। तो चूंकि उसी की वजह से हजारों लाखों करोड़ों लोग देखने आते हैं उनको, वो अदाएं अच्छी लगती हैं उनकी। अगर वो अदाएं बदल देंगे तो फिर अगर वो मंटो जैसा रोल करने लगेंगे तो उनको कोई नहीं देखेगा। तो इसलिए उनके लिए बहुत जरूरी बन जाता है, करोड़ों रुपया उनके ऊपर लगा होता है, उनको वही अदाएं दिखानी पड़ती है। तो इसलिए मुझे भी पसंद है सुपरस्टार देखना, मुझे भी पसंद है, क्योंकि वो अदाएं देखने जाता हूँ मैं। करेक्ट। अदाएं जो आपने कहा उससे ध्यान आया, आपका जो वो किक वाला वो आपसे मुंह से करते हैं, वो जरा हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार कर दे तो, क्योंकि उसका ना सिर्फ मैं फैन हूं, करोड़ों करोड़ों ऐसे इंडिया में फैंस हैं, इंडिया में विदेश में आपके जो फैंस हैं, एक बार वो अगर हो जाए तो। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बड़ी अजीब सा लगता है जब मेरे डायलॉग दोहराते हैं, और सच कोमल जी मैं आपको सच बता रहा हूँ, और वो डायलॉग्स और या इस तरह की जो नुआंसेस होते हैं वो सबसे, मैं मानता हूँ वो बहुत ही घटिया दर्जे के होते हैं। फिर भी मैं ठीक है, मैं कर देता हूँ। वो बहुत ही अजीब वियर्ड है ये मैं। थैंक यू नवाज भाई, बहुत दिलचस्प बातें की आपने। थैंक यू वेरी मच हमारे शो पर आए और इतने अच्छे जवाब दिए। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू कमल, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे नवाज भाई यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड। टाटा।